तो हेलो स्टूडेंट, अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं और समान समुच्चय किसे कहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। साथ ही अब आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th NCERT अध्याय 1 समुच्चय। समुच्चय यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपसे हर अध्याय बनेगा क्लास 12th में भी। इसमें देखें क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6वां है। इसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। उदाहरण नंबर 6वां में लिखा है बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित में आपने क्या पढ़ा था कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। और अपरिमित में पढ़ा था आपने ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, मतलब अनंत तक अवयवों की संख्या होती है। ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो इसमें आपको वही बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे लिख लेंगे हम सॉल्यूशन। इसमें लिखा है x एक नेचुरल नंबर है और x-1 x-2 बराबर 0। तो इसको हल करें, कितना आ रहा है। तो x-1 x-2 बराबर 0। जब इसको अलग अलग हल करेंगे तो x-1 से कितना आएगा 1 और x-2 से आ जाएगा 2। तो इस समुच्चय को यदि हम रोस्टर रूप में लिखें तो इसका आंसर कितना आया है 1,2। पहले वाले का आंसर कितना आया है 1,2। x-1 बराबर 0, x-2 बराबर 0 जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इसको बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, x-2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस समुच्चय से आपको कितने अवयव मिले हैं, केवल 1 और 2। तो ये एक निश्चित समुच्चय है। निश्चित समुच्चय है तो ये आपका परिमित समुच्चय भी कहलाएगा। ये आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब है आपका दूसरा एग्जाम्पल। इसमें लिखा है कि x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर है और x² बराबर 4। x² बराबर 4 को हल कर रहे हैं। x² बराबर 4 जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 से बाहर कितना आएगा प्लस माइनस 2। तो इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी आई है, एक आया है x बराबर 2, एक आया है x बराबर -2। यदि हम इसको रोस्टर रूप में लिखें, यदि हम इसको रोस्टर रूप में लिखें तो कितना लिख सकते हैं 2, -2। तो इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है 2। कौन कौन से आए हैं वो 2 और -2। तो इसमें भी अवयवों की संख्या निश्चित है। तो ये भी आपका एक परिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि जब हमने x² बराबर 4 को हल किया तो इसको हल करने पे आपके 2 आंसर आए हैं, x बराबर 2 और x बराबर -2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 बराबर 0। इसको देखें, जैसे इसको हम हल करें 2x - 1 बराबर 0 को, 2x - 1 बराबर 0 को, तो जब यहाँ से हल करेंगे 2x बराबर 1, ये -1 इस साइड प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो कितना आएगा x बराबर 0.5। तो ये भी निश्चित है। लेकिन इनने अपन से पूछा है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है।
इनने कहा है कि बिलोंग्स टू n। हमने 2x - 1 को सॉल्व किया तो यहाँ से आपका उत्तर कितना आया है 0.5, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। हम इसको रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसको कौन सा समुच्चय कहेंगे? रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयव ही नहीं है, अर्थात फाई कहेंगे। अब आता है आपका प्रश्न नंबर चौथा। x इस पे कहा है कि x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और कहाँ तक? अनंत तक। चौथे क्वेश्चन में लिखना है आपको एक x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे? ये अनंत तक, जिनका कोई अंत नहीं है। यदि आप अभाज्य संख्या लिखते हो तो इनका कोई अंत नहीं है, तो ये आपका एक अपरिमित, मतलब सीमित नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। ये कहलाएगा आपका अपरिमित। इसमें क्या कहा है इनने? x बिलोंग्स टू n और x एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और कहाँ तक? अनंत तक। तो इनका भी कोई अंत नहीं है, मतलब ये सीमित नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। तो ये भी आपका एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ये भी आपका एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 6वां, जिसमें आपसे पूछा था कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो अपन ने ये पांचों के आंसर सॉल्यूशन लिख दिए हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7वां। तो अब आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें आपको पढ़ना है समान समुच्चय, है ना। समान समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या कैसी होती है? एक जैसी। यदि हमने दो समुच्चय लिखे हैं, एक समुच्चय और दूसरा समुच्चय, यदि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या एक जैसी होती है, जैसे हमने यहाँ पर दो समुच्चय लिखे, एक समुच्चय यहाँ पे लिखा और एक समुच्चय यहाँ पे लिखा, यदि इसमें दो अवयव हैं और यही अवयव दूसरे में भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 4,3, यदि पहले समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय के अंदर बिलोंग्स करते हैं तो ये दोनों समुच्चय समान या इक्वल सेट्स कहलाते हैं। यदि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या एक जैसी है तो वो दोनों समुच्चय समान कहलाते हैं। तो यही आपको चेक करना है कि कौन सा समुच्चय किसके बराबर है। समान समुच्चयों के युग्म छांटना है। यदि वो समान निकल आते हैं, यदि ऐसा कोई युग्म है, मतलब इन समुच्चयों में कोई दो युग्म समान मिलते हैं, तो उनका कारण भी बताना है कि ये क्यों बराबर है। तो आइए स्टूडेंट अब हल करते हैं और चेक करते हैं कि कौन युग्म बराबर है और कौन से युग्म बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। जैसे पहला समुच्चय लिखा है a बराबर 0। इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? केवल एक। इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? केवल ये बस दिख रहा है, एक है 0 बस। समुच्चय के अंदर कितना अवयव दिख रहा है? केवल एक। अब देखें b के अंदर, b बराबर, इसमें लिखा है x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। जैसे हमने कुछ संख्या लिखी, हमने कहा कि वो 15 से बड़ा है, तो 15 से बड़ा या तो 16 आएगा, 17, 18, और इस 15 से बड़ा ही बड़ा आएगा।
और यहाँ पर कह रहा है कि 5 से छोटा है। एक्स क्या कह रहे हो, 15 से बड़ा 5 से छोटा, तो क्या वो मिलेगा अपन? नहीं मिलेगा। जो 15 से बड़ा तो वो तो 15 से आगे निकल जाएगा, वो पीछे है ही नहीं। और ने कहा 5 से कम, तो अपन को मिलेगी नहीं संख्या। अर्थात एक कौन सा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई सा भी अवयव नहीं है। पहले वाले समुच्चय में केवल एक अवयव है 0। दूसरा वाला समुच्चय है रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई सा भी अवयव नहीं है, क्योंकि वो कह रहे 15 से बड़ी संख्या है, वो 5 से छोटी, तो वो संख्या आपको प्राप्त ही नहीं होगी। अब है आपका समुच्चय नंबर सी। इसमें लिखा है x इस प्रकार है कि x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 को यदि हम हल करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 5। तो इस समुच्चय के अंदर आपको एक अवयव मिल गया है और वो है केवल 5। तो हमने अभी इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखा है। पहले हम इन सभी समुच्चय निर्माण रूप को हम पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे, फिर देखेंगे किन किन समुच्चयों में अवयवों की संख्या एक जैसी है, इक्वल है, तो हम कह देंगे कि वो 2 युग्म समान है या समान समुच्चय हैं। अब देखिए हैं डी नंबर। डी बराबर, डी में लिखा है x इस प्रकार है कि x का बैग कायनेता कितना होना चाहिए? 25। यदि ऐसी दो संख्या ले, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 25 और x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5। यदि हम d को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमको x के 2 मान प्राप्त हुए हैं। एक मिला है आपको 5 और एक मिला है आपको -5। तो समुच्चय डी के अंदर आपको कितने अवयव मिल गए हैं? 2 अवयव प्राप्त हो चुके हैं। अभी हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन सभी समुच्चय निर्माण रूप को हमने रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब देखते हैं ई। इसमें लिखा है कि x समीकरण x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल धन पूर्णांक लेना है। इसके जो भी मूल आएंगे उसमें से आपको केवल कौन सा मूल लेना है? केवल धन पूर्णांक लेना है, ऋण वाला नहीं लेना है। तो ये आपका कितना लिखा है? x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो x² माइनस x माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा? x² में से हमने कॉमन x निकाला तो क्या बचेगा? x माइनस 5x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 5। अब देखें यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखा 3x, यहाँ पर लिखा है 15। तो 15 को हम क्या लिख देंगे? 3 गुणे 5, 3 5 15। तो 3x में से 3 कॉमन मिलेगा और 15, 3 गुणे 5, 3 5 15। तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा? 3। तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा। 3x में से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 15 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहाँ पर 5 बराबर 0। अब इसको हम देखें कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। जब अलग अलग 0 करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर 5, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3। इस समीकरण को हल करने पर आपको x के 2 मान मिले हैं। एक मिला है x बराबर 5 प्लस का, एक मिला है आपको x बराबर -3 माइनस का। तो इसमें से आपको कौन सा मूल लेना है? प्लस वाला। तो वो कौन सा लेंगे हम? x बराबर 5, क्योंकि इनने स्पष्ट लिखा है कि x समीकरण x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। इसके मूल 2 आए हैं, एक 5 और एक -3। तो इन दोनों में से हमें
धन पूर्णांक मूल लेना है। तो इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे, केवल हम ये 5 ले लेंगे, है ना। तो ये पूरा हम यहाँ बगल में लिखना है तो लिख सकते हैं, या नहीं लिख, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम इसको रोस्टर रूम में। ई बराबर केवल 5। अब आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं पांचों क्वेश्चन, रोस्टर रूप में लिख दिए हमने। ई बराबर इस समुच्चय के अंदर केवल का अवयव, दूसरे समुच्चय के अंदर कोई सा भी अवयव नहीं है, अर्थात ये रिक्त समुच्चय है। तीसरा समुच्चय, इसके अंदर केवल एक अवयव है, केवल पॉजिटिव 5। डी समुच्चय, इसमें 2 अवयव हैं, एक 5 और एक -5, और पांचवें में ई बराबर केवल 5। तो आपको बोर्ड पर स्पष्ट दिख रहा है कि इन पांचों समुच्चयों में केवल कौन से समुच्चय बराबर हैं, सी और ई। सी और ई, यहाँ पर सी में 5 है और ई में भी 5 है। इन दोनों समुच्चयों के अवयव बराबर हैं। यही आपसे पूछा था कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। यदि समान समुच्चय मिल जाते हैं, यदि ऐसा कोई युग्म है, अर्थात इन समुच्चयों में कोई युग्म मिल जाता है, तो उसका कारण भी बताइए। तो हमने ये सॉल्व करके लिखे हैं, तो आपने इसको सॉल्व भी कर लिया है और बताना है कि कौन से समुच्चय बराबर है। तो कौन से 2 समुच्चय बराबर हैं, सी और ई 2 समुच्चय बराबर हैं। और ए वाले 2 समुच्चय क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव है, इसमें कोई सा भी अवयव नहीं है। इसमें एक अवयव है, इसमें 0 है, तो इसमें 5 है। अर्थात यदि हमें कारण के साथ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 0 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, और 0 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसलिए ए और बी समुच्चय बराबर नहीं है। अब आता है अपना उदाहरण नंबर 8वां। उदाहरण नंबर 8 में जिसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है। यहाँ पर 2 युग्म दिए गए, एक युग्म ये दिया गया है और एक युग्म ये दिया गया। इसमें 2 समुच्चय हैं, एक है ए समुच्चय, एक है बी समुच्चय। दूसरे में एक है ए समुच्चय, दूसरे में है बी समुच्चय। आपको इन युग्मों में से बताना है कौन समान है। यदि समान है तो अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखें इसको, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। समुच्चय ए क्या कह रहा है, शब्द अलाव के अक्षरों का समुच्चय है। समुच्चय ए शब्द अलाव के अक्षरों का समुच्चय है। तो हम इसको रोस्टर रूप में लिखें। सबसे पहले अलाव को हम रोस्टर रूप में लिखें तो कितना आ जाएगा, ए। यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय के अंदर भी ए है और हमने समुच्चय भी माना ए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स। यहाँ भी लिख लेंगे हम एक्स। तो ए आ गया ए, फिर आ गया एल। और हमने पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी अक्षर को या अवयव को रोस्टर रूप में दोबारा नहीं लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। तो एल कितने बार है, 1 2, तो उसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा, केवल सिंगल बार। एल के बाद क्या आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा, वाई। तो ए था अपना एक्स समुच्चय। अब देखें बी समुच्चय तथा बी बराबर, इसमें क्या कहा है, शब्द
लोयल के अक्षरों का समुच्चय। तो लोयल शब्द में देखें कौन कौन से अक्षर प्रयुक्त हुए हैं। एल, ओ, वाई और ए और एल। लेकिन एल हमने लिख लिया है पहले, तो उसको रिपीट नहीं करना है। तो एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया और ए आ गया। एल हमें नहीं लिखना है क्योंकि वो पहले लिख चुके हैं। तो ए हो गया अपना समुच्चय बी। अब देखना है क्या समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या समान है। समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव समान है। इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई है। तो इसका मतलब ये दोनों समुच्चय समान हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, समुच्चय x बराबर समुच्चय b। ये दोनों समुच्चय समान हैं और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। इसमें लिखा है समुच्चय a बराबर n। इस प्रकार है कि n बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम या पूर्णांकों को हम z से दर्शाते हैं। पूर्णांकों को हम z से दर्शाते हैं। तो n एक पूर्णांक है और या तथा पूर्णांक का वर्ग करने पर 4 के बराबर या 4 से कम आना चाहिए। ऐसे पूर्णांक लेना है। यहाँ पर ने कहा है कि n पूर्णांक है, मतलब n पूर्णांक के अंदर से लेना है। हमने बताया था बिलोंग्स का मतलब होता है के अंदर में क्या या अवयव है। तो n हमें कहाँ से लेना है, इंटीजर्स से। और उनका जब वर्ग करें पूर्णांकों का तो वो कितना आना चाहिए, 4 से कम या 4 के बराबर आना चाहिए। तो हम कितना लिख सकते हैं समुच्चय ए को, जैसे हम पहले समझ लें। जैसे हमने पूर्णांक लिया -2। -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर लिया हमने -1। -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। फिर 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। यदि हम -3 लेते हैं तो -3 का वर्ग कितना आएगा, 9, जो कि वो 4 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें 4 या 4 से कम लेना है। ऐसे पूर्णांक लेना है जिनका वर्ग करने पर 4 या 4 से कम आएगा। तो वो कौन कौन से पूर्णांक दिख रहा है आपको, -2, -1, 0, 1, 2। तो ये पूर्णांक लेना है आपको। तो यहाँ पर आपका समुच्चय कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। ये हो गया आपका ए समुच्चय। अब देखें बी। बी बराबर x। इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r। x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और कहलाता है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। x क्या है, वास्तविक संख्याएं। और x इसका -3x + 2 बराबर 0 भी है। तो इसको हल करने पर देखते हैं कितना आ रहा है। पहले इसको हल करेंगे बगल में। x² -3x + 2 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, अब इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, x² -2x - x + 2 बराबर 0। इन दोनों में से आप कॉमन कितना निकालेंगे, x² में से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, -2x में से x बाहर आ गया तो कितना बचा, 2।
इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये हमने लगा लिया माइनस। इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था जब भी कॉमन नहीं दिखे तो हम बाहर एक लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ x में से हमने एक कॉमन लिया तो कितना बचा x है। और भी हमने बताया था यदि बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस से कितना हो जाएगा माइनस, और 2 में से हमने एक कॉमन लिया तो कितना बचा 2 बराबर 0। दोनों में आपको दिख रहा है x माइनस 2, यहाँ भी, और कितना बच गया x माइनस 1 बराबर 0। जब x माइनस 2 को बराबर के 0 करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आएगा x बराबर 2 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1। तो आपको x के कितने मान मिल गए 1 और 2। x के आपको कितने मान मिल गए हैं 1 और 2, तो वो आपको इस समुच्चय में लिख देना है। समुच्चय भी कितना आया है 1, 2। अब आपको बताना है क्या समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर है। समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 2 अवयव हैं 1 और 2, इसमें 4 अवयव है इसमें 5 अवयव है -2 -1 0 1 2। तो ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या समान नहीं है। तो आप लिख देंगे कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी नहीं है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 8 में के दूसरे का आंसर। ये थे अपने एग्जाम्पल प्रश्नावली 1.2 के। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन। ये आपने लिखा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है ये बराबर? क्योंकि जैसे हम ये 0 देखें, 0 समुच्चय ए में है परंतु बी में नहीं है। इसी तरह -2 ए में है बी में नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि 0 बिलोंग्स टू ए और 0 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसलिए तो ए समुच्चय बी समुच्चय बराबर नहीं है, क्योंकि 0 ए में तो है, 0 ए का अवयव है, परंतु 0 बी का अवयव नहीं है। 0 ए का अवयव है परंतु बी का अवयव नहीं है, बी में 0 नहीं है, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं है। अभी जितने भी एग्जाम्पल थे वो पढ़ लिए हैं। अब आता है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। अभी 1.2 के जितने भी एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, वो आपने पढ़ लिए हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर पहला। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इन चारों में से बताना है कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखें पहले सॉल्यूशन। जैसे पहला सवाल लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हम इसको मान लेंगे ए बराबर 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 ... अनंत तक। तो ये हमने लिखी विषम प्राकृतिक संख्याएं और इनने कहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो ये वाली विषम प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य होती हैं। उन्होंने कहा 2 से भाज्य होने वाली विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए।
तो क्या इनमें से कोई मिल रही है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या मिल रही है आपको? कोई सी भी नहीं है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कोई सी भी नहीं होती है। जैसे हमने लिख के देखी थी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। क्या आपको मिल रही है इसमें कि इसमें 2 का भाग चला जाए, इसमें चला जाए, इसमें चला जाए, इसमें चला जाए, या इसमें किसी में भी 2 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 2 से भाज्य विषम संख्या लिखनी थी। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए ये वाला आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। रिक्त समुच्चय को हम फाई से भी दर्शाते हैं। तो ये वाला आपका कौन सा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय, या इसको हम फाई से दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय का सिंबल क्या होता है ये हमने लिख दिए। इसको भी रिक्त समुच्चय बोलते हैं, इसको भी रिक्त समुच्चय। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या आप जानते हो कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं? जैसे हमने अभाज्य संख्याएं लिखी 2 3 5 7 11 13 17 19 एटसेट्रा। तो ये होंगी आपकी अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या में 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो विषम होती है। इसके बाद वाली सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या होती है, इसके बाद वाली सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको कौन सी संख्या लिखनी है इसमें? सम अभाज्य संख्या। तो इसमें से आपको कौन सी मिलेगी समअभाज्य संख्या? केवल 2 मिल जाएगी। तो हम इसको समुच्चय रूप में लिख दे रहे हैं, b बराबर 2 समुच्चय बंद। क्या ये रिक्त समुच्चय है? ये खाली दिख रहा है आपको? इसके अंदर तो एक अवयव आ गया है समुच्चय b। इसको सॉल्व कर नहीं पाए, समुच्चय b कितना आया? 2। तो इस समुच्चय के अंदर तो अवयव है। और रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे हम रिक्त समुच्चय नहीं है। अब है आपका तीसरा। इसमें लिखा है x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x 5 से छोटी 4 3 2 1 0 0 नहीं आएगी क्योंकि प्राकृतिक संख्या का ही है। x 5 से छोटी, तो 5 से छोटी कौन कौन होगी? 1 2 3 4। 5 से कम, x 5 से कम है तो 5 से कम कौन कौन सी संख्या ले सकते? प्राकृतिक 1 2 3 प्राकृतिक लेना है, और प्राकृतिक 1 से लेते हैं 1 2 3 4। और साथ ही साथ x 7 से बड़ा है। तो क्या ये 7 से बड़े दिख रहा है आपको? ऐसा तो हो नहीं सकता कि x यहाँ अलग आ जाए, यहाँ अलग आ जाए। x है वो तो यहाँ x यदि 5 से छोटा है और यहाँ कह रहे हैं x 7 से बड़ा है, तो क्या 7 से बड़े हैं? 7 से तो ये कम ही है, 5 से कम है तो 7 से तो यहाँ और कम होना चाहिए। 7 से तो पहले ही कम है वो, तो इसमें हमें कोई सा भी अवयव नहीं मिल रहा है। यहाँ कह रहा है 5 से कम, यहाँ कह रहा है 7 से ज़्यादा, तो हमें इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय की श्रेणी में आएगा, जिसको हम फाई से दर्शाते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे? ये भी आपका एक रिक्त समुच्चय है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। x इस प्रकार है कि x किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन, जो दोनों में है। जैसे हमने एक रेखा ये लिख दी, एक रेखा ये लिख दी, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर है। जैसे इसके पॉइंट
ये इस पे ये पॉइंट है, छोटे 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 इस पे पॉइंट हैं, इस पे भी ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं रेखा पर। क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ है? ये अलग जा रही रेखा, ये अलग जा रही है, तो कभी भी दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। यदि एक रेखा ये जाती और इस पे भी एक रेखा जाती तो इस पे उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाता। तो दो समांतर रेखाओं में कोई सा भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो आपका चौथा आंसर भी रिक्त समुच्चय है। चौथा आंसर भी रिक्त समुच्चय है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं में कोई सा भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो ये भी आपका एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर पहले के 4 विकल्प, जिसमें से आपको बताना था कि कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं। उनके उदाहरण दिए थे, आपको बताना था कौन रिक्त है कौन नहीं है। तो इसमें से पहला रिक्त है, दूसरा भी रिक्त है और तीसरा भी रिक्त है, लेकिन दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव आ गया है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखें, पहले प्रश्न के जो भी क्वेश्चन थे वो हो गए हैं हल। अब आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित की परिभाषा आपको याद ही है और अपरिमित की भी। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित होती है, उस समुच्चय को आप कहते हैं परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित या अनंत होती है, उस समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, सॉल्यूशन, या यहीं पे देखें हम यहाँ पे लिखेंगे परिमित है कि अपरिमित है। चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन। इसमें लिखा है 22 के महीनों का समुच्चय। तो 22 के महीने तो सबको पता ही है कि 22 में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं, चाहे वो हिंदू नववर्ष हो, चाहे वो हिंदुओं का 22 हो, चाहे वो एक साधारण 22 हो। जैसे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पूष माह फागुन, ये भी 12 होते हैं। और जनवरी फरवरी भी 12 माह होते हैं। 22 के कुल कितने महीने होते हैं, 12। तो हम लिख देंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो आपको इसमें बताना है कि समुच्चय ए परिमित है कि अपरिमित है। तो हमने इसको रोस्टर रूप में लिख के देखा है। ऐसा तो नहीं कि 22 में कम से कम 22 में कितने महीने होते हैं, अनंत महीने, तो ऐसा है नहीं है कि अनंत महीने होते हैं। 22 में हमने पहले ही बताया है कि 22 में कुल कितने महीने होते हैं, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 महीने होते हैं। तो एक सीमित निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं, एक सीमा में लिखे हुए हैं। तो ये आपका कहलाएगा परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। पहले वाले में अवयवों की संख्या निश्चित है। अब देखते हैं दूसरा।
इसमें लिखा है आपका, ये तो चलो यहीं पे लिख देंगे हम, या यहाँ लिखना तो यहाँ लिख दें। समुच्चय बी कितना है, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक गया है, ये अनंत तक गया है। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है कि कहाँ तक गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंत का पता नहीं है। इसमें लिखा ना डॉट डॉट लगा है, तो इसका मतलब अपन को पता नहीं है इसमें अवयव कितने हैं, ये अपरिमित है। इसका आपको पता नहीं है कि इसमें कितने अवयव हैं, तो ये कहलाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। अब देखते हैं तीसरा। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट तो लगा है, लेकिन अंत का बता दिया है कि कहाँ तक, 99 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। तो एक निश्चित सीमा में लिखे हुए हैं अवयव इस समुच्चय के अंदर, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक, मतलब एक सीमित संख्या में लिखे हुए हैं कि 1 से 100 तक। तो यहाँ पर भी ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। सीमित है कि 1 से 100 तक, ऐसा तो नहीं कि 1 से लेकर अनंत तक, अनंत तक होता तो अपरिमित, और इन्हें लिख दिया 1 से 100 तक, 100 से आगे नहीं, तो रुक गए हम वहीं पर, तो ये कहलाएगा आपका परिमित। अब है आपका पांचवा, तीसरा वाला आपका कौन सा हो गया है, ये कहलाएगा आपका परिमित। चौथा सवाल, 100 से बड़े धन पूर्णांक डी, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, 100 नहीं 100 से बड़े, तो 100 से बड़ा 101 102 103 104 105, कहाँ तक पता नहीं है। ये तो कहा है 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़े कौन होंगे, 101 102 103 104 105 106 110 120 150, कहाँ तक पता नहीं है, अनंत तक। 100 से बड़े कहाँ तक, अनंत तक। तो इनका भी कोई निश्चित क्रम या निश्चित अंत नहीं है, मतलब ये भी आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई अंत नहीं है। ये आपका कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। अब है पांचवा, इसमें लिखा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से कम, एक इसने तो लगा दिया है, एक स्टेक लगा दी है कि 99 से आगे नहीं। आगे का पता होता, आगे का बताया तो आगे तक, तो आगे का कोई पता नहीं कहाँ तक जाना है, लेकिन इनने कहा है यहाँ है 99, जैसे इनने कहा यहाँ 99 है, तो 99 से आगे नहीं, 99 से कम, उससे आगे नहीं जाना। तो एक सीमा लगा दिया बॉर्डर कि 99 से कम, उससे आगे नहीं, तो ये एक निश्चित सीमा में है कि 100 से आगे 99 से आगे नहीं, तो ये भी आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो ये भी आपका पांचवा भी परिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांक लेना है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक लेना है, 99 के बाद ऐसा नहीं कि अनंत तक गए हों। तो ये था आपका पांचवा को हम लॉस्टर रूम में लिखे 99 से कम, तो यहाँ लिख लेंगे हम 99। अभाज्य लिखना है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य पूर्णांक तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 9 नहीं होगा क्योंकि वो तो भाज्य है, 11 13 17, और कहाँ तक लास्ट में 100 से कम होता है अब 97। तो ये आपके निश्चित सीमा में लिखे हुए हैं, ये वाले अभाज्य पूर्णांक निश्चित सीमा में लिखे हैं 100 से कम, तो ये आपका परिमित समुच्चय था। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर दूसरा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा।